नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गांव के छोटे से घर में रहने वाली रमादेवी की दुनिया उनके 3 बेटों में सिमटी हुई थी। उनका परिवार भले ही साधारण था, लेकिन रमादेवी ने अपनी मेहनत और अपने पति की मदद से बेटों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वे शहरों में जाकर अपनी जिंदगी संवार सकें। बड़े बेटे मनोज ने इंजीनियरिंग की थी, मंझले बेटे राजेश ने बैंक में नौकरी हासिल की और छोटे बेटे अमित ने सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। रमादेवी को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। पूरे गांव में उनके बेटों की सफलता की कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन समय के साथ रमादेवी की जिंदगी में एक गहरी खालीपन ने घर कर लिया। जब तक उनके बेटे गांव में थे, उनका घर हंसी खुशी और शोर से गूंजता था। तीनों बेटे मां के बिना खाना नहीं खाते थे और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रमादेवी रखती थी। लेकिन अब वही घर खाली और सूना था। रमादेवी को याद आता कि जब मनोज पहली बार शहर गया था तो उसने कहा था, माँ मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब यहाँ वापस आ जाऊंगा। मंझला बेटा राजेश भी उसे समझाता, माँ बस कुछ साल की मेहनत है, फिर मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहाँ हम सब साथ रहेंगे। छोटे बेटे अमित ने तो जाते वक्त उनकी गोद में सिर रखकर कहा था, माँ आप मेरी चिंता मत करना, मैं रोज फोन करूंगा। लेकिन ये वादे वक्त के साथ धुंधले पड़ गए। अब फोन पर भी बेटों की आवाज कम ही सुनाई देती थी। त्योहारों पर रमादेवी बेसब्री से उनका इंतजार करती। वे हर साल दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदती, सोचती कि इस बार बेटे जरूर आएंगे। लेकिन हर बार बेटों का एक ही जवाब होता, माँ इस बार काम बहुत ज्यादा है, अगली बार पक्का आऊंगा। रमादेवी का दिल ये सुनकर टूट जाता, लेकिन वे फिर भी अगले त्योहार की आस लगाए रखती। उन्होंने कभी अपनी तकलीफ या शिकायत बेटों से नहीं की। वे हमेशा यही मानती कि उनके बेटों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन यह समझने के बावजूद उनका दिल अकेलेपन से भर जाता। गांव के लोग अक्सर रमादेवी से कहते, मौसी अब तो तुम्हारे बेटे बड़े आदमी बन गए हैं, तुम्हें भी उनके साथ शहर में रहना चाहिए, यहाँ अकेले क्यों रहती हो। लेकिन रमादेवी बस मुस्कुरा देती और कहती, शहर में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती, मेरा गांव ही ठीक है, कम से कम यहाँ मेरे अपने लोग हैं। हर सुबह जब गांव के लोग अपने काम पर निकलते, रमादेवी अपने आंगन में बैठकर आसमान को निहारती। उनकी नजरें दूर सड़क पर टिक जाती, मानो इंतजार कर रही हों कि बेटों में से कोई अचानक आकर कहेगा, माँ मैं आ गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रमादेवी को सबसे ज्यादा दुख उस समय होता जब आस पड़ोस के बच्चे उनसे पूछते, दादी आपके बेटे कभी गांव क्यों नहीं आते। वे मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन जब उनका काम थोड़ा कम होगा तब वे जरूर आएंगे। बच्चों को समझाने के बाद रमादेवी का दिल अंदर ही अंदर रो पड़ता। उनका इंतजार सिर्फ त्योहारों तक ही सीमित नहीं था। वे रोज सुबह दरवाजे पर बैठ जाती, सोचती कि शायद आज कोई बेटा उन्हें सरप्राइज देने आ जाए। जब कोई साइकिल या मोटरसाइकिल उनके घर के पास से गुजरती,
तो वे उम्मीद से दरवाजे की ओर देखती, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। उनकी ये दिनचर्या पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। लोग कहते, रमा देवी का मन बहुत बड़ा है, अगर हमारी जगह होते तो अब तक हार मान लेते। लेकिन रमा देवी हार मानने वालों में से नहीं थी। उनके दिल में आज भी उम्मीद की लौ जल रही थी। एक बार गांव की एक महिला ने रमा देवी से कहा, दीदी, आप अपने बेटों से क्यों नहीं कहती कि वे आपको यहाँ देखने आए? आखिर आप उनकी माँ हैं। उनका फर्ज है कि वे आपका ख्याल रखें। रमा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, माँ की ममता के लिए फर्ज नहीं, प्यार चाहिए। मैं अपने बच्चों से मांग नहीं कर सकती। अगर उनका दिल कहेगा तो वे खुद आएंगे। लेकिन उनके दिल का यह इंतजार दिन ब दिन लंबा होता जा रहा था। रमा देवी को हर दिन इस दर्द का सामना करना पड़ता कि उनकी दुनिया में अब सिर्फ यादें और अकेलापन बचा है। उनके पास बेटों की पुरानी तस्वीरें थी, जिन्हें वे रोज देखती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बच्चों को खुश रखना। इसी इंतजार में रमा देवी की उम्र बढ़ रही थी और उनके दिल का दर्द गहराता जा रहा था। लेकिन वे फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ अपने दरवाजे पर बैठती, मानो कह रही हूँ, आज शायद मेरा इंतजार खत्म होगा। रमा देवी का घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें उनके बच्चों की यादें हर कोने में बसती थीं। 3 कमरों का ये साधारण सा घर कभी हंसी ठिठोली और बच्चों के खेल कूद से भरा रहता था। सबसे बड़ा कमरा, जो कभी तीनों बेटों का साझा ठिकाना हुआ करता था, अब सूना पड़ा था। इस कमरे में समय जैसे ठहर गया था। कमरे की दीवारों पर अब भी उनके बचपन की छाप थी। कहीं छोटे से अमित की उंगलियों के निशान थे, तो कहीं राजेश ने दीवार पर पेड़ का चित्र बनाया था। मनोज के स्कूल का टाइम टेबल आज भी दीवार पर लटका था। रमा देवी इस कमरे में अक्सर जाती और सब कुछ वैसे ही रखती जैसे पहले था। उन्हें लगता कि अगर बेटों में से कोई अचानक आ जाए तो उसे अपना कमरा देखकर खुशी हो। हर सुबह रमा देवी कमरे को झाड़ू पोंछा लगाती, बिस्तर को ठीक करती और किताबों की अलमारी से धूल हटाती। बेटों की स्कूल की किताबें, कॉमिक्स और पुरानी नोटबुक्स अब भी अलमारी में रखी हुई थीं। रमा देवी जब भी इन्हें देखती तो उनकी आंखों के सामने उन दिनों की तस्वीरें उभर आती, जब उनके तीनों बेटे इसी कमरे में पढ़ाई किया करते थे। बचपन की यादें और माँ का दर्द। रमा देवी को याद आता कि कैसे तीनों भाई इसी कमरे में बैठकर होमवर्क करते थे। मनोज बड़ा था तो वह राजेश और अमित को पढ़ाई में मदद करता था। अगर कोई सवाल कठिन होता तो तीनों माँ को घेर लेते और कहते, माँ, हमें ये नहीं समझ आ रहा। रमा देवी पढ़ाई की ज्यादा समझ तो नहीं रखती थी, लेकिन बेटों की मदद के लिए अपनी तरफ से कोशिश करती थी। आज उन्हीं बेटों के बिना ये कमरा वीरान हो गया था। रात को जब रमा देवी अकेले अपने कमरे में होती, तो उनकी आंखों में नींद कम और यादें ज्यादा होती। उन्हें याद आता कि कैसे अमित को रात को डर लगता था और वह अपने बिस्तर से उठकर माँ के पास आ जाता था। अब वह अमित बड़े शहर में बड़े सपने देख रहा था, लेकिन रमा देवी का दिल चाहता था कि वह एक बार फिर उनसे डर की शिकायत करे, ताकि वह उसे अपने आंचल में छुपा सके। गांव वालों की बातें, गांव के लोगों को रमा देवी की यह आदत अजीब लगती थी। उनका कहना था, मौसी, अब इन चीजों को संभालने का क्या फायदा? जब बच्चे ही वापस नहीं आने वाले, तो क्यों इन पुरानी यादों को जिंदा रखती हो?
लेकिन रमा देवी के लिए ये कमरा सिर्फ 4 दीवारों का नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों और प्यार का ठिकाना था। वे मुस्कुरा कर कहती, बच्चों का सामान संभाल कर रखना, ऐसा लगता है जैसे वे यहीं आसपास हैं। हर कोने में छिपा इंतजार। रमा देवी को हर कोने में अपने बेटों की छवि नजर आती। कमरे की खिड़की पर वह अमित को बैठकर पतंग उड़ाते हुए देखती, तो दरवाजे के पास राजेश का स्कूल बैग रखने का तरीका याद आता। मनोज की साइकिल जो अब कबाड़ में बदल चुकी थी, आंगन के कोने में पड़ी रहती। हर बार जब वह इस साइकिल को देखती, तो सोचती, एक दिन मनोज इसे ठीक करवा कर जरूर चलाएगा। एक दिन रमा देवी ने सोचा कि क्यों न इस कमरे को थोड़ा नया रूप दिया जाए। उन्होंने गांव के कारीगर से दीवारों पर पेंट करवाया और पुरानी खिड़कियों की मरम्मत करवाई। गांव वालों ने पूछा, मौसी, इतना सब क्यों कर रही हो? बच्चे तो अब शहर में रहते हैं। रमा देवी ने जवाब दिया, बेटा, जब मेरे बच्चे वापस आएंगे तो उन्हें अपना कमरा पुराने जैसा नहीं, बल्कि और भी सुंदर मिलेगा। आशाओं की गिरावट समय के साथ रमा देवी की सेहत पर असर पड़ने लगा। उम्र के चलते उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कमरे की साफ सफाई और देखभाल में कोई कमी नहीं की। उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा इस कमरे को संवारने में बीतता था, लेकिन उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। हर साल त्योहारों पर जब बेटों का इंतजार अधूरा रह जाता, तो इस कमरे की सूरत और उदास हो जाती। एक महत्वपूर्ण दिन एक दिन रमा देवी के पुराने दोस्त की बेटी सीमा, जो अब डॉक्टर थी, उनसे मिलने आई। उसने रमा देवी से कहा, मौसी, आपकी उम्र बढ़ रही है, अब आपको आराम करना चाहिए। इस कमरे को बार बार सजाने से कुछ नहीं बदलेगा। रमा देवी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, ये कमरा मेरी उम्मीदों का घर है। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे आएंगे या नहीं, लेकिन मैं यह मानकर जीती हूँ कि वे आएंगे। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी उम्मीद भी टूट जाएगी। बच्चों की समझदारी। रमा देवी के बेटों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ कितनी मेहनत और प्यार से उनका कमरा संभाल रही हैं। उनके लिए यह बात बस एक साधारण याद थी, लेकिन रमा देवी के लिए यह उनके जीवन का हिस्सा था। माँ की ममता का प्रतीक यह कमरा रमा देवी के जीवन का केंद्र बन गया था। हर बार जब वह इसमें कदम रखती, तो उनके चेहरे पर अपने बेटों की यादें और प्यार झलकता था। ये कमरा सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं था, बल्कि माँ की ममता, उनकी उम्मीद और उनके अनकहे दर्द का प्रतीक था। भावनात्मक संदेश। रमा देवी की कहानी यह बताती है कि माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे बच्चे कितने भी दूर चले जाएं। उनका हर प्रयास सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखने के लिए होता है। लेकिन इस प्यार की कद्र करना और माँ की भावनाओं को समझना बच्चों का फर्ज है। इस कमरे में रमा देवी के इंतजार का हर दिन लिखा था और हर दीवार पर माँ के आंसुओं की छाप थी। रमा देवी के जीवन का हर दिन बेटों के इंतजार में गुजरता था। उनके दिल की गहराई में एक उम्मीद बसी थी कि कभी न कभी उनके बेटे उन्हें देखने जरूर आएंगे। लेकिन वक्त बीतता गया और उनका यह इंतजार लंबा होता गया। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर होने लगा था। उम्र बढ़ने के साथ उनके जोड़ों का दर्द बढ़ता गया और थकान ने उनके शरीर को जकड़ लिया। बीमारी की शुरुआत एक दिन रमा देवी को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। वो आंगन में बैठी थी और पड़ोसी की बेटी सीमा, जो डॉक्टर थी, उनसे मिलने आई थी।
सीमा ने उनकी हालत देखकर तुरंत कहा, मौसी, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सीधा दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है। रमादेवी ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो सीमा ने उन्हें जबरदस्ती गांव के क्लिनिक में ले जाया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और बताया कि उन्हें दिल की समस्या है। आपको आराम की सख्त जरूरत है, डॉक्टर ने चेतावनी दी। ज्यादा तनाव मत लीजिए। अगर समय रहते इलाज न किया गया तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। बेटों को खबर। डॉक्टर की सलाह के बाद सीमा ने रमादेवी से कहा, मौसी, अब समय आ गया है कि आप अपने बेटों को यहाँ बुलाएं। आपकी हालत देखकर मुझे लगता है कि उनके पास होना बहुत जरूरी है। रमादेवी ने पहले तो इनकार किया। बेटा, वे लोग अपने काम में बहुत व्यस्त हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन सीमा ने उनकी बात नहीं मानी और तीनों बेटों को फोन करके उनकी मां की स्थिति के बारे में बताया। फोन पर खबर सुनते ही बेटों ने चिंता जताई। मनोज ने कहा, मां को ठीक से देखभाल की जरूरत है। मैं अगले हफ्ते तक आने की कोशिश करूंगा। राजेश ने कहा, मुझे ऑफिस में छुट्टी लेने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं जल्द से जल्द प्लान करूंगा। अमित ने कहा, मैं इस महीने के आखिर तक आ जाऊंगा। मां का इंतजार। रमादेवी को जब ये पता चला कि उनके बेटों को खबर दी गई है तो उनका दिल भर आया। उन्होंने सोचा, शायद इस बार वे सचमुच आएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बेटों के आने की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कई बार सोचा कि खुद फोन करके बेटों से बात करें, लेकिन उनका दिल नहीं माना। वह सोचती, अगर उन्हें मेरी परवाह होगी तो वे खुद आएंगे। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कमजोर होती हालत। रमादेवी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा और वे अब ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाती थीं। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर सड़क की ओर देखती, मानो बेटों के लौटने का कोई संकेत तलाश रही हूँ। लेकिन उनके इंतजार में सिर्फ निराशा थी। गांव के लोग उनसे मिलने आते और कहते, मौसी, आपके बेटे तो बहुत बड़े आदमी हैं। वे कब आएंगे? रमादेवी मुस्कुरा देती और कहती, जल्दी आएंगे। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द उनके अकेलेपन को बयां कर देता। माँ की चुप्पी। एक दिन रमादेवी ने सीमा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे दिल में एक बात है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सीमा ने सहमति में सिर हिलाया। रमादेवी ने कहा, तुम मेरी ओर से मेरे बेटों को एक चिट्ठी लिख दो। सीमा ने कागज और कलम उठाए और रमादेवी के कहे शब्दों को लिखने लगी। प्यारे बेटों, मुझे पता है कि तुम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा और न ही कभी शिकायत की, लेकिन अब मेरा शरीर थक चुका है। मैं दिन ब दिन कमजोर हो रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी समय हो तो मुझे देखने आ जाना। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे साथ की। शायद तुम्हारे प्यार से मेरी उम्र कुछ और बढ़ जाए। तुम्हारी माँ। सीमा ने ये चिट्ठी तीनों बेटों को पोस्ट कर दी। रमादेवी ने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई कि इस बार बेटों को उनकी चिट्ठी जरूर बुलाएगी। बेटों का जवाब चिट्ठी पढ़ने के बाद तीनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मनोज ने अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन काम का दबाव इतना था कि वह तुरंत छुट्टी नहीं ले सका।
राजेश ने भी अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और सोचा, माँ की हालत गंभीर होगी तो सीमा मुझे फिर से फोन करेगी, अभी तो सिर्फ बुलावा है। अमित ने मन में सोचा, मैं अगले महीने छुट्टी पर जाऊंगा, तब माँ से मिल लूंगा। तीनों बेटों ने अपने अपने फैसले किए, लेकिन कोई भी तुरंत गांव जाने को तैयार नहीं हुआ। माँ की हालत बिगड़ती गई, इधर रमादेवी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वह अब ज्यादा देर तक उठ बैठ नहीं पाती थी। उनके चेहरे पर चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। गांव के लोग उन्हें देखकर चिंता जताते, लेकिन उनके पास कोई मदद नहीं थी। आखिरी प्रार्थना एक रात रमादेवी ने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की। उनकी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों को खुश रखना। अगर उनका आना मेरे नसीब में नहीं है तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर मेरा वक्त करीब है तो मुझे सिर्फ एक बार अपने बच्चों के साथ रहने का मौका दे दो। बेटों का आना अचानक एक दिन तीनों बेटे गांव पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और पछतावे के भाव थे। वे जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि रमादेवी आंगन में चारपाई पर लेटी थी। उन्हें देखकर मां की आंखों में चमक आई, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह ज्यादा बोल नहीं पाई। मनोज ने उनके पास बैठकर कहा, मां, हमें माफ कर दो, हमें आपकी हालत का अंदाजा नहीं था। राजेश ने उनका हाथ पकड़ा, कहा, माँ, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अमित ने उनकी गोद में सिर रखकर रोते हुए कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ का आशीर्वाद। रमादेवी ने अपने कमजोर हाथों से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। बस इतना याद रखना कि माँ की ममता को कभी नजरअंदाज मत करना। दुनिया की दौलत और नाम के पीछे भागते हुए अपनों को मत भूलना। उनके ये शब्द सुनकर तीनों बेटों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वादा किया कि अब वे अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भावनात्मक शिक्षा। इस घटना ने रमादेवी के बेटों को ये सिखाया कि माँ बाप के लिए प्यार और साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। उनकी सेवा और देखभाल करना हर बच्चे का फर्ज है। जो समय हाथ से निकल जाए वह कभी वापस नहीं आता। गांव के घर में तीनों बेटे मनोज, राजेश और अमित अपनी मां रमादेवी के पास बैठे थे। वर्षों बाद ये घर उनकी उपस्थिति से भरा हुआ था, लेकिन इस बार खुशी की जगह घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रमादेवी चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखें कमजोर थीं और शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। बेटों के साथ होने की खुशी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं न कहीं ये दर्द भी था कि यह मुलाकात शायद उनकी आखिरी होगी। माँ का एक दिन। अब रमादेवी का स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। उनकी देखभाल करने के लिए बेटों ने बारी बारी से ड्यूटी बांटी थी। तीनों ने मां के लिए अपने अपने तरीके से व्यवस्था की। मनोज दवाइयों का ध्यान रखता, राजेश खाने पीने का प्रबंध करता और अमित मां के पास बैठकर उनकी बातों को सुनता। रमादेवी की स्थिति देखकर तीनों भाइयों का दिल भारी हो गया था। अमित ने एक दिन रोते हुए कहा, माँ, हमें माफ कर दो। हमने कभी आपकी परवाह नहीं की। हमें नहीं पता था कि आपका अकेलापन आपको इतना तोड़ देगा। रमादेवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ का दिल शिकायत नहीं करता। मैं बस तुम सबको खुश देखना चाहती थी और आज तुम सबको मेरे पास देखकर मेरा दिल बहुत सुकून में है।
गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव वालों को जब पता चला कि रमा देवी के तीनों बेटे गांव आए हैं, तो वे देखने के लिए उमड़ पड़े। कुछ ने उनकी तारीफ की कि वे अपनी मां के पास लौट आए, तो कुछ ने उन्हें ताना मारा कि अब लौटने का क्या फायदा जब मां का स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका है। मनोज ने एक दिन सबके सामने कहा, हमें एहसास है कि हमने बहुत देर कर दी, लेकिन हम अब अपनी मां के आखिरी दिन उनके साथ बिताना चाहते हैं। मां की आखिरी ख्वाहिश। एक दिन जब तीनों बेटे मां के पास बैठे थे, तो रमा देवी ने कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों एक बार फिर वैसे रहो जैसे बचपन में थे, मिलजुल कर हंसी मजाक करते हुए। उनकी यह बात सुनकर तीनों बेटों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने तय किया कि मां की यह ख्वाहिश पूरी करेंगे। भाईचारे की पुरानी यादें। मनोज ने कमरे में पुरानी तस्वीरों का एल्बम निकाला। वे सभी तस्वीरें देख रहे थे जिसमें तीनों भाई बचपन में खेलते, लड़ते और मां के साथ खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक तस्वीर देखकर अमित ने कहा, भैया, याद है जब आपने मुझे पतंग के लिए लड़ते हुए पीटा था? राजेश ने तुरंत हंसते हुए कहा, और जब मैं स्कूल की छुट्टी मारकर मेला गया था और माँ ने मुझे पकड़ लिया था। इन बातों ने घर के माहौल को थोड़ी देर के लिए हल्का बना दिया। रमा देवी यह सब सुन रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि इतने सालों बाद उनके बेटे फिर से भाईचारे में एक हो गए थे। अंतिम आशीर्वाद। रात का समय था। घर में शांति थी। तीनों बेटे माँ के पास बैठे थे। रमा देवी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब मेरे पास हो। मनोज ने रोते हुए कहा, माँ, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमारे साथ रहेंगी। रमा देवी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जाने दो बेटा। हर माँ की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसके बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद भी तुम सब एक परिवार बनकर रहोगे। तीनों भाइयों ने अपनी मां का हाथ पकड़कर वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। रमा देवी के चेहरे पर संतोष की झलक थी। आखिरी पल। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर में दाखिल हुई, तो रमा देवी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, मानो वे अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होकर गई हों। बेटों ने मां को खोने के दर्द को गहराई से महसूस किया, लेकिन उन्हें ये तसल्ली भी थी कि उनकी मां अपने आखिरी वक्त में उनके साथ थीं। बेटों का बदलाव। रमा देवी की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों ने उनकी याद में गांव के घर को संवारने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे हर साल इस घर में एक हफ्ता साथ बिताएंगे, ताकि अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखें। मनोज ने कहा, माँ हमें सिखा गई कि परिवार का महत्व सबसे बड़ा है। अगर हम इसे समझ पाते, तो शायद आज माँ हमारे साथ होती। माँ की शिक्षा का असर बेटों ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। मनोज ने अपने काम से ज्यादा समय परिवार के लिए निकालना शुरू किया। राजेश ने अपने बच्चों को दादा दादी के महत्व के बारे में सिखाया, और अमित ने तय किया कि वह अपने माँ बाप के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देगा। गांव में एक मिसाल। रमा देवी की कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, माँ की ममता का कोई मोल नहीं, लेकिन उनकी कद्र तभी करनी चाहिए जब वे हमारे साथ हों।
भावनात्मक संदेश। ये कहानी यह सिखाती है कि माता पिता हमारी जिंदगी का आधार होते हैं। उनका साथ और आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन की व्यस्तता के बीच हमें कभी भी उनकी भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका सम्मान और देखभाल करना हर बच्चे का कर्तव्य है।